हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की बुक जिसका नाम है डेज़ी। ये JCERT की बुक है। तो चलिए, यूनिट 3A का क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। चैप्टर का नाम है सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट वीडियो में किया है और आज हम इसका क्वेश्चन आंसर और जितने भी वर्कशीट हैं इसमें वो सारी चीज़ों को आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग वर्ड मीनिंग को जानेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है पैट्रियोटिज़म। इसका मीनिंग क्या लिखा है? लॉयल्टी टुवर्ड्स वंस कंट्री। तो आप इसे देशभक्त भी कह सकते हैं। दूसरा शब्द है बॉयल। बॉयल का मतलब इस स्टोरी में दिया है जिसे हम कहते हैं फोड़ा। फोड़ा क्या होता है बच्चों? जो हमारे स्किन में कभी कभार पिंपल का ही एक बड़ा रूप हो जाता है हमारे शरीर के किसी पार्ट में, और वो दर्द होता है, जलन होता है, तो उसे नॉर्मली हम लोग फोड़ा कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो उसी को यहाँ इंग्लिश में क्या लिखा है? अ पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। तो स्किन का एक ऐसा पार्ट जहाँ बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा हो, जलन हो रहा हो। चलिए तीसरा शब्द पढ़ते हैं, वेजिटेरियनिज्म। इसका मीनिंग क्या दिया है? प्रैक्टिस ऑफ नॉट ईटिंग मीट, फिश, एग एट्सेट्रा। तो जो लोग मीट नहीं खाते, फिश नहीं खाते, एग्स नहीं खाते, उन लोगों को वेजिटेरियनिज्म कहते हैं। तो आप इसको शाकाहारी कह सकते हैं। इसके बाद है क्रॉस एग्जामिन। इसका मीनिंग क्या है? टू आस्क डिटेल्ड क्वेश्चन इन अ कोर्ट रूम। तो बच्चों, आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि अदालत में जब कोई गवाही देता है कटघरे पे खड़े होके, तो उससे वकील क्या करते हैं? बहुत सारे ढेरों सारे क्वेश्चन करते हैं, सवाल जवाब उससे पूछते हैं, जो भी विटनेस होता है। तो उसी चीज़ को कहते हैं क्रॉस एग्जामिन। ठीक है। इसके बाद है कॉम्पेल्ड। कॉम्पेल्ड का मीनिंग है यहाँ फोर्स्ड टू। इसे हिंदी में कहेंगे मजबूर करना। इसके बाद है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब अनविलिंग और हेजिटेंट। तो बच्चों, इसका हिंदी में मतलब होता है दुविधा। कभी कभार हम लोग दुविधा में पड़ जाते हैं ना, किसी काम को लेकर मन नहीं होता करने का, पर हम दुविधा में पड़ जाते हैं, नहीं करेंगे तो इसका अल्टरनेट क्या हम कर सकते हैं। तो उसी दुविधा को हम कहेंगे रिलक्टेंट। इसके बाद है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है अ सीक्रेट प्लान टू डू समथिंग अनलॉफुल और हार्मफुल। तो ऐसा प्लान जो गैर कानूनी हो, हानिकारक हो, तो ऐसा सीक्रेट प्लान करना जो गैर कानूनी हो, हार्मफुल हो, मतलब हानिकारक हो, इसे कहते हैं कॉन्स्पिरेसी। इसके बाद लास्ट है साम दाम दंड भेद। तो यहाँ पर साम का मतलब होता है किसी को एडवाइस करना या उसको बोलना या पूछना। दाम का मतलब होता है इज़ टू ऑफ़र एंड बाय। तो किसी को आप रिश्वत दे रहे हैं या फिर ज़्यादा पैसे देकर अपना काम निकाल रहे हैं, तो इसे कहेंगे दाम। तीसरा दंड। दंड का मतलब है किसी को पनिशमेंट देना, है ना। और भेद का मतलब है एक्सप्लॉइटिंग द सीक्रेट, किसी की गुप्त बातों को जाहिर कर देना। ठीक है, किसी का सीक्रेट जो है वो पता कर लेना, जाहिर कर देना। तो सब मिलाकर क्या कहेंगे? साम दाम दंड भेद। ये वर्ड मीनिंग हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को एक एक करके पढ़ेंगे। टोटल 5 क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट डिड सरदार पटेल डू विथ हिज फादर इन द फील्ड। तो सरदार पटेल जी अपने फादर के साथ खेतों में क्या करते थे? इसका आंसर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो सरदार पटेल अपने फादर की हेल्प करते थे खेतों में, बीज लगाने, बोने, जुताई करने के लिए, मैंने खेतों में जुताई और बुआई करने के लिए हेल्प करते थे। ठीक है। प्लगिंग का मतलब खेत को जो जोतना, और सोविंग का मतलब
बुआई करना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड सरदार पटेल डू व्हेन द मैन वाज रिलक्टेंट टू यूज़ द हॉट आयरन ऑन हिज बॉयल। रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेशन, अभी वर्ड मीनिंग में हमने पढ़ा था ना, हेजिटेट करना, दुविधा में पड़ जाना। तो पटेल ने क्या किया जब वो आदमी दुविधा में पड़ गया कि ये छोटी से बच्चा है, इसको मैं गर्म लोहे की रोड को कैसे इसके स्किन पे टच कराऊं, इसके बॉयल पे, इसके फोड़े पे कैसे टच कराऊं। तो जब वो आदमी दुविधा में पड़ गया था तब सरदार पटेल जी ने क्या किया, पटेल asked him to do it fast as the rod would become cold if the man delayed। तो सरदार पटेल जी ने कहा कि आप जल्दी करिए, ये जो गर्म रॉड है इसको जल्दी से मेरी फोड़े पे टच कराइए वरना ये ठंडा हो जाएगा। He did not wait for the man to do that lashing and did it by himself। और लास्ट में सरदार पटेल जी खुद को दंड देने के लिए और इंतज़ार नहीं किए और ये काम खुद से कर लिया। लैसिंग का मतलब होता है दंड देना, तो खुद को उन्होंने, वो दंड ही तो दे रहे थे, गर्म लोहे के रोड को अपनी स्किन पर टच करा रहे थे, ये खुद को पनिशमेंट करना ही हुआ। तो जब वो आदमी रिलक्टेंट कर रहा था, हेजिटेट कर रहा था, दुविधा में पड़ा हुआ था, तब इन्होंने क्या किया, पहले तो उनको कहा कि आप जल्दी करिए, फिर भी जब देरी कर रहे थे वो आदमी तो इन्होंने खुद से ही वो काम कर लिया, वो गर्म लोहे के रोड को खुद से ही अपने फोड़े पे, अपने बॉयल पे टच करा लिया इन्होंने। एवरीवन इन हिज विलेज वाज स्टन्ड। इनके गांव में जितने भी लोग थे वो सब चौकन्ने रह गए। टू सी हिज टफनेस, क्यों चौकन्ने रह गए, इनकी टफनेस और स्ट्रेंथ को देखकर, है ना। टू सी हिज टफनेस एंड स्ट्रेंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन वन इंसिडेंट विच शोज दैट ही वाज अ हार्ड वर्कर। तो उनकी लाइफ का एक ऐसी घटना बताइए जिससे ये पता चलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्कर थे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एट द 36 पटेल enrolled himself at the मिडिल टेम्पल इन लंदन। तो जब सरदार पटेल जी 36 साल के थे तो इन्होंने अपना एडमिशन कहाँ पे कराया, लंदन में मिडिल टेम्पल इन नाम का जो कॉलेज था वहाँ पे। एंड फिनिश्ड अ 36 मंथ कोर्स इन 30 मंथ। और एडमिशन कराने के बाद जो कोर्स इन्होंने ज्वाइन किया था वो टोटल 36 मंथ का था, 36 महीने का था, लेकिन इन्होंने सिर्फ 30 मंथ में, सिर्फ 30 मंथ में कंप्लीट कर लिया। ही अगेन टॉप्ड इन हिज क्लास, ही हैड नेवर बीन टू अ कॉलेज बिफोर। यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो सिर्फ ज्वाइन ही नहीं किए लंदन में, बल्कि 36 मंथ का जो कोर्स था वो इन्होंने सिर्फ 30 मंथ में कंप्लीट किया, साथ ही साथ अपने पूरे कॉलेज में इन्होंने टॉप भी किया। तो इससे क्या पता चलता है कि सरदार पटेल काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्कर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विच इंसिडेंट फ्रॉम सरदार पटेल लाइफ टेल यू दैट ही वॉज मेंटली वेरी स्ट्रांग। तो सरदार पटेल जी की एक लाइफ की एक घटना बताइए जिससे ये पता चलता है कि उनकी मेंटली पावर भी वो बहुत स्ट्रांग थी, उनकी वो मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग थे। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन पटेल वाज क्रॉस एग्जामिनिंग अ विटनेस इन कोर्ट ही वाज गिवन अ नोट इन्फॉर्मिंग हिम। तो बच्चों जब वो कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन कर रहे थे किसी विटनेस का, उस समय उनके पास किसी व्यक्ति ने एक नोट ला कर दिया। उस नोट में क्या लिखा हुआ था, नोट कहिए या फिर चिट्ठी कहिए, तो उस नोट में लिखा हुआ था इनकी जो वाइफ है उनकी मृत्यु हो गई है, ये खबर उस नोट में लिखा हुआ था। अब हालांकि ये तो क्रॉस एग्जामिन कर रहे थे एक विटनेस का, और
करते करते बीच में ही उन्होंने ये नोट पढ़ लिया कि इनकी पत्नी जो है वो अब नहीं रही। फिर भी इन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा, वो क्रॉस एग्जामिन करते रहे और लास्ट में इन्होंने अपनी वो जो केस था वो इन्होंने जीत लिया। और केस जीत लेने के बाद, सब ख़त्म होने के बाद, इन्होंने ये न्यूज़ आउट किया सभी लोगों को कि मेरी धर्मपत्नी जो है वो अब नहीं रहे। तो इससे ये हमें पता चलता है कि वो मेंटली भी काफ़ी स्ट्रांग थे। 5th नंबर है, विच इंसिडेंट ऑफ पटेल्स लाइफ डिड यू लाइक द मोस्ट, गिव रीज़न। तो आपको पटेल की लाइफ की कौन सा इंसिडेंट बहुत पसंद है, साथ ही साथ आपको उसका कारण भी बताना है। तो मुझे जो पसंद है वो मैंने यहाँ लिखा है, आई लाइक द मोस्ट ऑफ पटेल्स लाइफ वाज हिज मेंटल एबिलिटी when he tops in every examination without having formal education। तो पटेल की लाइफ का जो वो हिस्सा था वो मतलब मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थे और वो हर एग्ज़ाम में टॉप करते थे, जबकि उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया हुआ था। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी लाइफ का। आपको कुछ और अच्छा लगता है तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा टोटल 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या है। तो बी नंबर में यहाँ पे वर्ड पावर है। गिवन बिलो आर सम क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पर जो ये सारे वर्ड्स है ये किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी, क्वालिटी के बारे में बताता है। सर्कल द क्वालिटीज़ दैट गेव सरदार पटेल द टाइटल ऑफ द आयरन मैन। तो आपको इन शब्दों में से वो शब्द चुनना है जो सरदार पटेल के लिए सूट करता है, जिसके वजह से ये आयरन मैन कहलाए। ज़रूरत पड़े तो आप डिक्शनरी का भी यूज़ करिए इसका हिंदी में मीनिंग समझने के लिए, और उसके बाद आप सरदार पटेल से जुड़े हुए शब्दों को यहाँ पे ऐसे सर्कल करना है, ठीक है बच्चों। तो ये काम मैंने आपके लिए कर दिया है। आपका जो टास्क है वो है इसका हिंदी में मीनिंग निकाल कर अपनी कॉपी में लिखना और याद करना। और मीनिंग केवल जो सरदार पटेल के लिए है वही नहीं, सब जितने भी वर्ड हैं यहाँ पे सभी वर्ड्स की हिंदी में मीनिंग को ढूंढकर कॉपी में लिखिए और उसको याद करिएगा, ठीक है। तो यहाँ सरदार पटेल के लिए कौन से वर्ड होंगे? इंटेलिजेंस, डिवोशन, हार्डवर्क, हम्बल, पैट्रियटिज़म, स्ट्रॉन्ग विल, टफनेस। ये सारे वर्ड जो है वो सरदार पटेल के लिए आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, सी नंबर में क्या है। तो बच्चों यहाँ सी नंबर में ग्रामर है। तो चलिए ग्रामर को पढ़ लेते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस को पढ़ना है। Once in his childhood, he got a boil in his armpit, and during those days in his village, the people used to go to a man who could treat this। तो इसी चैप्टर से ही एक सेंटेंस हमें दिया गया है कि सरदार पटेल जी के बचपन में क्या हुआ था, उनके बगल में एक फोड़ा हो गया था और उस समय उनके गांव के सभी लोग एक आदमी के पास जाया करते थे ऐसी चीज़ों को ठीक करवाने के लिए, जो ये सब ठीक करता था। तो यहाँ पे वो सेंटेंस लिखा है। अब कुछ जगहों पर अंडरलाइन किया हुआ है कुछ वर्ड्स पे, जैसे हिज, दोज, द। अब ये क्या है, क्यों अंडरलाइन है? तो आगे पढ़ते हैं क्यों अंडरलाइन है। द अंडरलाइन वर्ड्स दैट आर फॉलोड बाय अ नाउन, एग्जाम्पल हिज चाइल्डहुड, दोज डेज एट्सेट्रा आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स। तो जो यहाँ अंडरलाइन शब्द है जैसे हिज, दोज, द, तो ये जो शब्द लिखा हुआ है जहाँ अंडरलाइन है वो नाउन के पहले है ना। चाइल्डहुड नाउन है तो नाउन के पहले हिज है। आर्मपिट नाउन है, इसके पहले हिज है। डेज नाउन है, उसके पहले दोज है। पीपल नाउन है, उसके पहले द है। तो नाउन के पहले जो ये शब्द लग रहा है ना, इसे कहते हैं डिटरमाइनर्स। क्या कहते हैं? डिटरमाइनर्स। अब देखते हैं डिटरमाइनर्स होता क्या है।
तो determiners आर द वर्ड्स विच determine अ नाउन। तो determiners एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन को दर्शाता है। इट स्पेसिफाइज nouns and determines its quantity, quality, possessives etc. तो ये क्या करता है, ये नाउन को दर्शाता है, साथ ही साथ नाउन का जो क्वांटिटी है, संज्ञा की जो खासियत है, उसकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, पॉजेसिव्स है, वो सारी चीज़ों को डिटरमाइनर्स दर्शाता है। अभी भी नहीं समझे, समझ जाओगे। डिटरमाइनर्स एक ऐसा शब्द होता है जो ये बताता है कि जो संज्ञा है, जो नाउन है, वह किस चीज़ के लिए, किन लोगों के लिए यूज़ किया जा रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ। डिटरमाइनर्स एक ऐसा शब्द है जो आपको ये बताता है किसके बारे में और किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो नाउन के बारे में ही बात होती है हमेशा। जैसे यहाँ पर फिर से देखिए, हिज चाइल्डहुड, तो किसी के बचपन के बारे में बात हो रही है। हिज आर्मपिट, किसी का बगल। दोज डेज, तो दिनों की बात हो रही है, उन दिनों की बात हो रही है। द पीपल, लोगों की बात हो रही है। तो ये सब नाउन ही है और नाउन को ही ये दर्शा रहा है डिटरमाइनर्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। डिटरमाइनर्स के कुछ प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है आर्टिकल। ये एक मोस्ट कॉमन टाइप है डिटरमाइनर का। आपने अक्सर सुना होगा आर्टिकल के लिए ए, एन, द, ये शब्द लगते हैं जहाँ पे वो आर्टिकल होते हैं। दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, ये ऐसा डिटरमाइनर है जिसे यूज़ किया जाता है एज पॉइंटर्स ऑफ अ पार्टिकुलर नाउन टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ अ नाउन इन द सेंटेंस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव्स इसलिए हम यूज़ करते हैं, इससे हमें नाउन का जो लोकेशन है, नाउन कहाँ पर है, वो पता चलता है। एग्जाम्पल में है दिस, दैट, दीज, दोज एट्सेट्रा। चलिए इसको मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। यहाँ देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव किसी खास चीज़ या लोगों की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर का यूज़। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण है दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, दीज का मतलब ये, दोज का मतलब वे। अब यहाँ उदाहरण देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव के एग्जाम्पल्स। जैसे यह किताब है, तो दूसरा एग्जाम्पल है यह मेरी कार है। वो घर है, वो उसका पेन है। ये फूल है, ये हमारे दोस्त है। तो यहाँ पर बता रहा है ना, जो डिटरमाइनर है वो नाउन के बारे में बता रहा है। तो जिस भी सेंटेंस में ये सारी वर्ड हो तो वो क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव्स डिटरमाइनर। दीज, दैट, दीज, दोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तीसरा प्रकार है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स आर यूज्ड इन द सेंटेंस इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी सच एज मैनी, फ्यू, इनफ, लिटिल, मच, मोस्ट, एनी, सम एट्सेट्रा। तो क्वांटिफायर्स डिटरमाइनर वो होता है जो क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है कि कितना है। जैसे मैनी बहुत है, फ्यू कुछ है, इनफ काफ़ी है, लिटिल थोड़ा है, मच ज़्यादा है। तो ये क्या बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है कि कितना है, तो उसे कहते हैं क्वांटिफायर्स। चलिए हिंदी में समझते हैं। क्वांटिफायर्स को हिंदी में कहते हैं परिमाणकों। ठीक है, क्वांटिफायर से कितना या कितने प्रश्न का उत्तर मिलता है। तो कोई चीज़ कितना है, उस चीज़ का जवाब मिलता है आपको क्वांटिफायर्स में।
इसका उदाहरण क्या है? कुछ, थोड़ा, बहुत, अनेक, बहुत सारा, कोई भी। तो ये सारा वर्ड जहाँ रहेगा वो होगा क्वांटिफायर्स। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है पॉजेसिव्स। ये क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजेसन और ओनरशिप ऑफ अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल माई, हिज, माइन, आवर, देयर, हर। तो पॉजेसिव्स का मतलब होता है कि जो ऑनर है किसी चीज़ का, जो ऑनर का मतलब मालिक। तो किसी चीज़ का कौन मालिक है, कौन ऑनर है, ये जो बताता है वर्ड, उसे कहेंगे पॉजेसिव्स। जैसे माई, मेरा, हिज, उसका, माइन, मेरा, आवर, हमारा, देयर, उनका, हर, उसका। तो ये किसी न किसी का है ना? या तो मेरा है या किसी और का है, उसका है या हमारा है, तो किसी का है। तो इसे ऑनरशिप ऑफ अ नाउन पता चल रहा है, तो इसे कहेंगे पॉजेसिव्स। चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, पॉजेसिव्स को हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक निर्धारक। निर्धारक का मतलब डिटरमाइनर, और अधिकारवाचक मतलब पॉजेसिव्स। तो मैंने कहा था जैसे ऑनरशिप पता चलता है, तो ऑनर कहिए, मालिक कहिए या अधिकारवाचक कहिए, एक ही हुआ। यह बताता है कि संज्ञा या स्वामी कौन है ना? एग्जाम्पल में मेरे, हमारे, आपके, उसके, उनके, जिनके। तो ये किसी न किसी के है। यहाँ पर और भी सेंटेंस है एग्जाम्पल में, जैसे जावेद ने अपने माता पिता से पूछा कि क्या वह बाहर जाकर खेल सकता है। दूसरा सेंटेंस है, क्या यह आपकी नई बाइक है। तीसरा सेंटेंस है, डॉक्टर शर्मा ने कहा कि उनकी पत्नी एयरपोर्ट पर काम करती है। तो इन जिन वर्ड्स को मैंने सर्कल किया है यह है पॉजेसिव्स डिटरमाइनर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव्स। ये क्या होता है? दिस टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल वाट, हुज एंड विच। तो ये ऐसा डिटरमाइनर है जिससे सवाल पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में है वाट क्या है, हुज किसका है, विच कौन सा है। तो ये सवाल की तरह दिखने वाले जो शब्द होंगे वो कहलाएंगे इंट्रोगेटिव्स। लास्ट है नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स आर कार्डिनल। एग्जाम्पल 1, 2, 3 और ऑर्डिनल। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एट्सेट्रा। तो नंबर्स वो होते हैं जहाँ पे काउंट किया जा सके, जैसे 1, 2, 3। और ऑर्डिनल क्या होता है? जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ। तो ये जो पोजीशन आता है इसे कहते हैं ऑर्डिनल। तो नंबर हो या ऑर्डिनल हो, ये क्या कहलाएगा? नंबर्स डिटरमाइनर्स। तो बच्चों ये वाला सेक्शन हमारा हो गया है कंप्लीट। आपको समझ में आया ना? आप कमेंट में करना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर्स गिवन विद इन ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से एक सेलेक्ट करना है जो सही है। तो ये मैंने आपके लिए पहले से ही कर दिया है, पर बच्चों आप खुद से भी ट्राई करना। पहले आप खुद से अपनी बुक में ट्राई करना, फिर आप यहाँ से मैच करना कि आपने सही किया है या नहीं। तो फर्स्ट है हाउ डैश टाइम यू स्पेंड विथ योर पेरेंट्स डेली। आप कितना समय अपनी पेरेंट्स के साथ बिताते हो। तो यहाँ पर मच होगा या मैनी होगा? तो मच होगा। दूसरा शब्द है, दूसरा लाइन है देयर आर नॉट डैश ट्रीज इन आवर गार्डन। तो यहाँ पर गार्डन में कितने ट्रीज़ नहीं है? तो मैनी, बहुत ट्रीज़ नहीं है। तीसरा लाइन है हाउ डैश पेजेस डिड यू रीड। आपने कितने पेजेस
पढ़ा अपनी बुक का, तो यहाँ पे मच होगा या मैनी होगा, तो मैनी होगा। फोर्थ है इट इज़ सेड दैट डैश नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। तो ये कहा जाता है कि थोड़ी नॉलेज, थोड़ी जो विद्या होती है वो बहुत ही घातक यानी डेंजरस होती है। तो यहाँ लिटिल होगा या अ लिटिल होगा, तो लिटिल होगा। 5 नंबर है डैश इज़ माई बुक। तो यहाँ पे दीज होगा या दिस होगा, तो दिस होगा, यह मेरी पुस्तक है। 6 नंबर है आई एम हैविंग डैश ट्रबल इन पासिंग माई ड्राइविंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉट ऑफ होगा या फिर अ लॉट ऑफ। तो जब आप ड्राइविंग सीख रहे थे तो आपको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, तो यहाँ पे लॉट ऑफ होगा। 7th है ही इनरोल्ड हिमसेल्फ एट डैश मिडिल टेम्पल इन। तो यहाँ पे द होगा या ए होगा, तो यहाँ पे द होगा। 8 नंबर है डैश पीपल कैन अफोर्ड अ होम दीज डेज। तो फ्यू पीपल कैन अफोर्ड अ होम दीज डेज। इन दिनों कुछ लोग ही घर अफोर्ड कर पा रहे हैं। 9th है यू हैव वेरी डैश पेशेंस। तो तुम में बहुत थोड़ा पेशेंस है। 10th है आई डिड नॉट यूज़ डैश फर्टिलाइज़र लास्ट स्प्रिंग। तो मच फर्टिलाइज़र लास्ट स्प्रिंग। प्रीति स्टूड फर्स्ट इन हर क्लास। प्रीति अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक लाई है। रीता कैन हेल्प यू एज डैश मदर इज़ अ डॉक्टर। तो रीता तुम्हारी हेल्प करेगी, क्यों हेल्प कर सकती है, क्योंकि उसकी मदर जो है वो डॉक्टर है। 13th नंबर में है डैश बैग इज़ दिस। तो हुज बैग इज़ दिस, ये बैग किसका है। 14th नंबर है डैश फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो क्या होगा, दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। वो फूल जो है वो काफ़ी खूबसूरत है। 15th है वी हैड टू वेट फॉर डैश आवर फॉर अंगद। तो वी हैड हम लोग 1 घंटा इंतज़ार कर सकते हैं अंगद के लिए। चलिए बच्चों, ये सी नंबर कंप्लीट हो गया है। अब हम डी नंबर को पढ़ेंगे। क्या है यहाँ पे, सरदार पटेल वाज नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो सरदार पटेल को हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया की तरह जानते हैं कि उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। देयर आर मैनी सच लीडर्स हु हैव सर्व्ड द नेशन लाइक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, टू नेम अ फ्यू. Many have even sacrificed their lives to give us freedom from British rule. Prepare a short speech on one such freedom fighter and present in your class school assembly. तो बच्चों, जिस तरह हमने सरदार पटेल जी के बारे में पढ़ा कि इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, इनको लौह पुरुष कहते हैं, तो उसी तरह और भी कई सारे लीडर्स थे हमारे भारत में, जैसे कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, है ना। तो इनमें से कुछ लोग तो सैक्रिफाइस भी कर दिए, अपना जीवन भी त्याग दिया ब्रिटिश रूल से हमारी फ्रीडम के लिए लड़ते लड़ते। तो आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक जन का आपको एक स्पीच तैयार करना है, एक फ्रीडम फाइटर का आपको स्पीच तैयार करना है और अपनी क्लास में बोलना है उनके बारे में, या फिर असेंबली में बोलना है। तो बच्चों, यहाँ पर आपकी क्लास, आपकी असेंबली कमेंट बॉक्स ही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं किसी एक फ्रीडम फाइटर के बारे में। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ई नंबर में है थिंक एंड राइट। सरदार पटेल was given the responsibility of unifying India. तो सरदार पटेल जी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी इंडिया को एकजुट करने के लिए। यूनिटी गिव्स अस स्ट्रेंथ। यूनिटी हमें क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। अगर आप एकजुट रहेंगे तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी। हैव यू रीड द स्टोरी ऑफ द फार्मर्स 4 सन्स हु ऑलवेज फाउट विथ ईच अदर। तो क्या आपने वो कहानी सुनी है
जिसमें एक फार्मर का, एक किसान का 4 बेटा हुआ करता था और वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। वन डे द फार्मर थॉट ऑफ अ प्लान टू शो दैम द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। फिर उनके जो पिता थे, ये चारों बच्चों के जो पिता थे, जो किसान थे, उनको एक आइडिया आया कि उन्होंने एक प्लान बनाया कि उससे उस प्लान के द्वारा इनको ये समझाया जा सके कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होता है, एकता में ताकत होती है। रीड द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी गिवन बिलो एंड ट्राई टू राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्टोरी दिया हुआ है ये आपको पढ़ना है और आपको अपनी भाषा में स्टोरी लिखना है। ये ऐसा नहीं कि आपको सेम टू सेम पढ़ के यही देख देख कर लिख देना, नहीं, आपको ये एक बार पढ़ना है, समझना है, उसके बाद कॉपी बंद करके बुक को बंद करके रख देना है और अपनी कॉपी पेन उठाइए और अपनी लैंग्वेज में आप जैसे भी इंग्लिश लिख पा रहे हैं, जो भी आप सोच पा रहे हैं उसको आप लिखिए। अगर ज़रूरत पड़े तो डिक्शनरी का यूज़ कीजिए, लेकिन अपने शब्दों में लिखिए। तो ये यहाँ पे बोला गया है। चलिए हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अ फार्मर हैड 4 सन। तो एक फार्मर का 4 बेटा था। द सन्स वर इंगेज्ड इन क्वारलिंग ऑल डे। फार्मर थिंग्स ऑफ अ प्लान, आस्क द एल्डेस्ट सन टू ब्रिंग सम स्टिक्स। तो उनके जो फादर थे उन्होंने एक प्लान सोचा कि ये लोग चारों हमेशा लड़ते रहते हैं, तो एक प्लान बनाता हूँ। उन्होंने अपने बड़े बेटे को कहा कि तुम एक स्टिक लेकर आओ। उसके बाद चारों को स्टिक दे दिया एक एक करके और कहा कि अब इसको तोड़ो। तो उन्होंने क्या किया, ईज़िली आराम से तोड़ दिया। उसके बाद मेक्स अ बंडल ऑफ द रिमेनिंग स्टिक्स, द सन फेल्स टू ब्रेक देम, लर्न अ लेसन। तो उसके बाद फार्मर ने कहा कि अब ठीक है, सिंगल सिंगल स्टिक तो तुम लोगों ने तोड़ दिया, अब क्या करो, सबको एक साथ जोड़ो और उसके बाद तुम लोग तोड़ने की कोशिश करो। तो चारों स्टिक जब एक साथ कर दिया और उसके बाद जब तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, तो नहीं तोड़ पाए। और उसके बाद इन्होंने एक लेसन सीखा। क्या सीखा, दे प्रॉमिस नेवर टू फाइट अगेन। उसके बाद इन्होंने क्या प्रॉमिस किया अपने फादर को कि अब से ये लोग कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे और एक साथ रहेंगे, तभी इनकी ताकत बढ़ी हुई रहेगी और कोई बाहरी व्यक्ति, बाहरी पर्सन इन पे कभी जोर नहीं दे सकता, क्योंकि अब ये लोग लड़ेंगे नहीं, साथ रहेंगे, तो इनको अब कोई नहीं हरा सकता। इनका ताकत जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। चलिए ये हो गया। अच्छा बच्चों, एक चीज़ छूट रहा है कहीं पे, वो मैं देखती हूँ। हाँ, यहाँ पे ये वाला पेज। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू मेक मीनिंग सेंटेंसेस अबाउट सरदार पटेल। तो बच्चों यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, तो जंबल किया हुआ है सेंटेंस को, इधर उधर सारे वर्ड्स को लिखा गया है। आपको उसको रीअरेंज करना है और अच्छे से एक मीनिंगफुल सेंटेंस तैयार करना है। तो फर्स्ट है, सरदार पटेल वाज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल एंड वर्ड्स। तो यहाँ पे पज़ल की तरह सारे वर्ड्स को बिखेर दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको इसको अच्छे से अरेंज करके लिखना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है बच्चों। सेकंड है, एवरीवन इन हिज विलेज वाज स्टन्ड बाय टू सी हिज टफनेस। तीसरा है, ही यूज्ड टू कीप अ फास्ट ट्वाइस अ मंथ। फोर्थ है, ही गेंड मेंटल स्ट्रेंथ व्हेन ही वाज स्टडिंग इन इंग्लैंड। चलिए इसके बाद क्या है, सरदार पटेल वाज नॉन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अ एपिथेट रिफ्लेक्ट्स द पार्टिकुलर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन given as mark of affection. Given below are the names of some Indian personalities and their epithets. Discuss with their classmates and match the columns. तो बच्चों इस साइड में नेम है, इस साइड में एपिथेट्स है, मतलब किसको किस नाम से बुलाया जाता है। जैसे सरदार पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जा रहा है, तो उसी तरह महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन। तो यहाँ 1 नंबर होगा।
इसके बाद क्या है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को क्या कहते हैं, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, यहाँ 2 हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं लोकमान्य, यहाँ 3 हो जाएगा। मदर टेरेसा को कहते हैं सेंट ऑफ गटर्स, तो यहाँ 4 हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं मैन ऑफ पीस, यहाँ 5 हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं नेताजी, यहाँ 6 हो जाएगा। सरोजनी नायडू को कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, यहाँ 7 हो जाएगा। मिल्खा सिंह को कहते हैं फ्लाइंग सिख, यहाँ 8 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपको भी याद कर लेनी है सारा जो एपिथेट्स है वो। चलिए अब पढ़ते हैं लास्ट क्या है हमारा, यहाँ तिलका मांझी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए बच्चों तिलका मांझी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। द फर्स्ट एवर रिवॉल्ट इन इंडिया, तो भारत में हुआ पहला रिवॉल्ट किसके अगेंस्ट में, ज़मींदारों के अगेंस्ट में। और कब हुआ था, 1771 में, इनके द्वारा। इनका नाम है तिलका मांझी। तो भारत में पहला रिवॉल्ट इनके द्वारा किया गया था ज़मींदारों के खिलाफ 1771 में। ये कौन थे, अ वैलियंट संथाल लीडर ऑफ झारखंड, ये झारखंड के थे। सो ही इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ इंडिया, तो पहले शहीद कहलाते हैं भारत के ये। कौन, तिलका मांझी। तिलका मांझी wanted to liberate people from the clutches of the dishonest landlords and restore the lands of his ancestors। तो ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि जो ज़मींदार हैं वो ज़मीन को जो हथिया कर रखे हुए थे, एंसेस्टर्स की ज़मीन थे, वो ज़मींदार क्या करते थे, गलत तरीके से हथिया कर रखते थे। तो ये चाहते थे, तिलका मांझी चाहते थे कि उन ज़मीनों को उन ज़मींदारों से छुड़ा कर लेना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट हिज ट्रूप्स एंड क्रशिंग द अपराइजिंग्स ऑफ तिलका मांझी। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपनी ट्रूप्स, मतलब वो जो सैनिक की टुकड़ी होते हैं ना, तो वो भेजा था तिलका मांझी को पकड़ने के लिए। सून आफ्टर 1779, और जल्द ही 1779 में अदर ट्राइब्स वर इंस्पायर्ड बाय हिज करेज एंड रिवॉल्टेड टू। तो बहुत जल्द क्या हुआ, 1779 में इनकी तरह ही और भी दूसरे जो ट्राइब्स थे उन्होंने तिलका मांझी से इंस्पिरेशन ली और इनकी तरह ही वो लोग भी रिवोल्ट कर दिए, आंदोलन जिसको कहते हैं। तो ये हमारे झारखंड के तिलका मांझी के बारे में हमने पढ़ा। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा है और अब हमने इसका क्वेश्चन आंसर बाकी सारे वर्कशीट को भी कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। बाय बाय बच्चों।